ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ, इस पर टोटल 3 लेक्चर अपलोड हुए हैं। यदि आपने तीनों वीडियो लेक्चर देख लिए हैं तो उस पर आपके अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए एक प्रैक्टिस शीट अटैच है डिस्क्रिप्शन से। उसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से मार्किंग स्कीम है, कितना टाइम आपको लेना चाहिए, वो डाउनलोड कीजिए और पहले उसे सॉल्व कीजिए। उसके बाद में दोबारा आइए और देखते हैं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो जो भी अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ उन सब ने ट्राई कर लिया। प्रैक्टिस शीट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ए स्टेडी करंट आई फ्लो थ्रू ए मेटल कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी आपके पास जो एरिया है वो वेरिएबल है, एक जैसा नहीं है थ्रू आउट द लेंथ। द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए किसके साथ, एरिया के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है कि स्टेडी करंट फ्लो हो रही है, यानी कि थ्रू आउट द वायर करंट आपके पास कांस्टेंट है। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट डेंसिटी से रिलेट कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि जो करंट डेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो करंट डेंसिटी होती है उसे मैं लिख सकता हूँ करंट डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब करंट कांस्टेंट है तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ऑप्शन सी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये वाली प्रॉब्लम आप सबने सही की और बहुत ही कम टाइम लेके आपने सॉल्व की होगी। ठीक है, ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे गिवन है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल वायर of a given potential gradient along is it is VD, यानी कि आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। यानी कि अभी आपने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस को आप डबल कर रहे हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डबल कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डबल कर रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड E से 2 टाइम्स E हो रहा है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसे अपन बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप डबल करोगे तो गिवन वायर के लिए मोबिलिटी तो फिक्स है इलेक्ट्रॉन की, तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा बेटा, गिवन वायर के लिए मोबिलिटी आपके पास फिक्स रहेगी। तो ये वाली प्रॉब्लम भी बहुत आसान थी। आई होप कि ये सारे लोगों की सही थी। प्रॉब्लम नंबर 3, ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव और ट्रिकी प्रॉब्लम है, आराम से देखिएगा। हाफ पार्ट ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच to make it 1% longer and the remaining half is stretched to make it 2% longer। यानी कि आपके पास एक वायर ले लेते हैं अपन, इस वायर को तो पहले आप 2 टुकड़ों में बांटिएगा। इस वायर का जो आधा हिस्सा है इसका रेजिस्टेंस पूरे का R है, तो आधे का रेजिस्टेंस R/2 और रिमेनिंग आधे का भी रेजिस्टेंस R/2। अब यहाँ पे आप इसकी जो लेंथ है, इसके लेंथ के अंदर जो परसेंटेज इंक्रीमेंट कर रहे हो वो आपके पास है 1%, और इधर वाले पार्ट के लेंथ के अंदर जो परसेंटेज इंक्रीमेंट कर रहे हो वो है 2%। अब उसे होगा कि आप पहले देखते हैं लेंथ, आप स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ा रहे हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, इज स्ट्रेच्ड। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है ना, ρL/A। अब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ना, तो एक काम करते हैं, मैं ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे R बन जाएगा हमारे पास ρL² V। ये पूरा पार्ट तो कांस्टेंट है, तो यदि आप L के अंदर एलिमेंटल वेरिएशन करते हो जैसे 1%, 2%, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो R के अंदर वेरिएशन रहेगा, परसेंटेज वेरिएशन इन R, ये आ जाएगा 2 टाइम्स
परसेंटेज वेरिएशन इन एल, ऐसा लिख सकते हो ना, क्योंकि रो अपॉन एल तो बाहर आ जाएगा। तो जो भी आप पास चेंजेस कर रहे हो इनमें कर रहे हो। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बात कर देता हूँ, 1% लेंथ में चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे 2% चेंजेज आ जाएगा, यानी ये जो आर की वैल्यू है ये आपके पास 2% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आर बाई 2 की वैल्यू में 2% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। आर बाई 2 के अंदर 2% का इंक्रीमेंट का क्या मीनिंग होता है, किसी भी चीज़ में 2% का इंक्रीमेंट होगा 2 डिवाइड बाई 100, इतनी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी जो भी वैल्यू थी आर बाई 2 उसमें इतनी वैल्यू अपन ऐड कर देंगे तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ वाले पार्ट में लेंथ में वेरिएशन 2% है तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन 4% हो जाएगा। ठीक है, एल स्क्वायर है ना तो 2 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो इनिशियल वैल्यू है आर बाई 2, 4% इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा 4 डिवाइड बाई 100, यानी जो भी वैल्यू है इसमें इतना वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ये आपके पास न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, अब पूरे वायर का न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हाँ है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आर बाई 2 और आर बाई 2 मिल के आर, और रिमेनिंग पार्ट के अंदर आर बाई 2 डिवाइड बाई 1/100, ये बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास 2 + 4, यही बचेगा। तो r + r/2 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 + 4 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, तो ये कितना आ रहा है r + 0.03 r, दैट इज़ 1.03 r, ये हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी और थोड़ा सोचने वाला पार्ट था। ये वाला पार्ट आप डायरेक्टली जो लिखने वाला था, आपको एग्जैक्ट यहाँ वैल्यू पुट करके रिलेशन नहीं निकालना। ऐसी बातें आप एरर वाले चैप्टर में कर चुके हो भाई, कि एल के अंदर 1% एरर होगी तो आर में कितने % आ जाएगी, तो 2% आ जाएगी। ये वाला पार्ट चेंज नहीं हो रहा तो, हाँ है ना, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है ना, तो एरर के प्रोपोगेशन में ये सारी चीज़ अपन देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप में से किसी ने ये प्रॉब्लम सही की हो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये गिवन है कि वायर की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इसे आपने एक आइडियल बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी ड्रिफ्ट स्पीड है v। अब वायर को ट्विस्ट कर रहे हो आधी लेंथ पे। अच्छा, वायर को ट्विस्ट करने का क्या मीनिंग है, यदि पहले वायर ऐसे था, ठीक है, और ये इसका एंड A और B मान लेते हैं, तो यहाँ पे फिर आपने एक बैटरी कनेक्ट की हुई थी ऐसे, तो यहाँ पे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही थी। अब आप वायर को ट्विस्ट कर रहे हो, यानी कि वायर को आपने ऐसे आधा पार्ट आप वापस लेके आ गए और ये दोनों पार्ट ज्वाइन कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ का यदि मैं मिडल में C मानता हूँ तो अब C यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा। अब आप बैटरी को दोबारा कनेक्ट कर रहे हो, उसी बैटरी को, यानी आपने पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, और जो V की बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, या ये आपके पास EMF बैटरी का उतना ही है, और लेंथ आधी हो गई, लेंथ L से L/2 हो गई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यदि पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है और हमारे पास लेंथ आधी हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई लेंथ, तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली डबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेंथ आधी हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास ये आ जाएगा डबल, 2 टाइम्स। ठीक है भाई, लेंथ आधी हो गई, इलेक्ट्रिक ये जो अप्लाइड EMF है इसे मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई लेंथ। वे लेंथ को यदि आप आधा कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन उतना ही आना चाहिए। ठीक है,
तो इस तरीके से आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक स्क्वायर शेप में थीन प्लेट गिवन है, ए थीन स्क्वायर शीट ऑफ साइड L और इसकी एक नेग्लिजिबल थिकनेस T। तो ये वाली लेंथ L है, तो ये वाली लेंथ भी कैपिटल L ही होगी, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस चाहिए बिटवीन द टू अपोजिट फेस जो हाईलाइट किए हुए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A, यही होता है रेजिस्टिविटी रो। लेंथ यदि आप बैटरी यहाँ कनेक्ट कर रहे हो इनके बीच में, तो हमारे पास ये वाली जो साइड है वो बेसिकली लेंथ का काम करेगी और ये कैपिटल L है, और जो हाईलाइटेड रीजन है वो बेसिकली एरिया होगा। और हाईलाइटेड रीजन का एरिया क्या लिख सकता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई विथ थिकनेस T। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी डिवाइड बाई थिकनेस T। अब ऑप्शन चेक करते भाई, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L। बेटा कैपिटल L पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल L। T की बात की जा रही है तो T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इंडिपेंडेंट भी नहीं बोल सकते और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं बोल सकते। तो ये हमारे पास नज़ारा 5th वाले का। ये यदि आप जल्दबाजी में थोड़ा देखना भूल जाते हो थीन, ये जो स्क्वायर शेप है, तो आप सोचोगे कि ये वाली लेंथ गिवन नहीं है, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ टफ थी नहीं, ये JEE एडवांस 2010 में पूछी प्रॉब्लम थी बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 वायर गिवन है जिनकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटीज़ रो, लेंथ L और क्रॉस सेक्शन एरियाज A, इनका रेशियोज गिवन है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 2 वायर है, एक A दूसरा B, तो इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, 3:4। तो एक को मैं यदि 3 रो मानता हूँ तो दूसरा 4 टाइम्स रो हो जाएगा। लेंथ आपके पास 2:9 में, तो इसमें 2 टाइम L मान रहा हूँ, तो ये 9 टाइम्स L हो जाएगा, हाँ है ना। और आप पास एरिया का रेशियो 8:27 है, तो इसमें 8 टाइम्स A बोल रहा हूँ, तो ये 27 टाइम्स A हो जाएगा, हाँ है ना। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप पास होता है रेजिस्टेंस R रो L/A, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 8 रो L अपॉन A। और यहाँ पे क्या आएगा, B के रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 4 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 27 रो L अपॉन A, यही आएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 और ये आपके पास 9, तो ये आ जाएगा आपस 4/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4, यानी कि 3/4 रेशियो 4/3। इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 आ जाएगा। तो ये आंसर रह जाएगा रेजिस्टेंस का, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। सिमिलरली आप पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, यहाँ पे सेम मटेरियल है, यानी कि आप पास रेजिस्टिविटी दोनों की सेम हो जाएगी। लेंथ का रेशियो गिवन है और अब मास का रेशियो गिवन है बेटा, एरिया का नहीं दिया है। तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, पहले तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, एरिया होता है ना। एरिया की जगह एक काम करते हैं, अपन ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा रो L² अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को अपन लिख सकते हैं, डेंसिटी होती है ना मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं इसे लिख सकता हूँ मास अपॉन डेंसिटी, आ जाएगा। अब बाकी सब तो सेम है, बस M और V तो डिफरेंट है, सॉरी ये V नहीं L का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप पास L और M ही डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम है। 2 वायर की बात हो रही है, एक को A मान लेते हैं, दूसरे को B। उनका जो लेंथ का रेशियो है वो है 1:2, यानी कि एक को यदि मैं L मान रहा हूँ तो दूसरा 2 टाइम्स L हो जाएगा। मास का रेशियो 3:16, इसका मैं 3M मान रहा हूँ
तो दूसरे का 16 m हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस लिख दो भाई, ये आपके पास रेजिस्टिविटी और डेंसिटी ये तो दोनों के लिए सेम रहेगी। रिमेनिंग लेंथ का स्क्वायर तो ये L स्क्वायर डिवाइड बाई 3 टाइम्स m। इधर देखो दूसरे वाले का रेजिस्टिविटी और डेंसिटी ये तो एक जैसा, लेंथ 2L का स्क्वायर करेंगे तो 4L स्क्वायर डिवाइड बाई 16m। ठीक है, तो आपके पास R का रेशियो कितना आ रहा है 1:3:1/4 ये आ रहा है। अब अगेन 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4:3। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं छोटी वाली प्रॉब्लम एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नंबर 6 और 7 तो आप में से किसी ने गलत नहीं होगी। इस टाइप की प्रॉब्लम आपने 10th क्लास में भी की होगी ना। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे गिवन है कि इन ए सर्कुलर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन विद अ रेडियस r, एक वायर है जिसकी रेडियस r है और यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें गिवन है जब इसमें I करंट पास हो रही है। यानी एक वायर जिसकी रेडियस इन्होंने दी है रेडियस r और ड्रिफ्ट वेलोसिटी v और करंट I। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि एक अनदर करंट इन द अनदर वायर, दूसरे वायर में करंट कितनी होगी जिसकी रेडियस आधी हो और मटेरियल सेम हो, मटेरियल आपके पास सेम हो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो। तो यहाँ पे करंट के बारे में पूछा हुआ है, यानी रेडियस देके वो कहीं ना कहीं हमसे ये बोल रहा है कि यदि पहले का मैं एरिया A मानता हूँ तो दूसरे का एरिया 1/4 हो जाएगा, यानी A/4 हो जाएगा। सही बात है, जिस तरीके से रेडियस का रिलेशन है मैं एरिया का रिलेशन लिख सकता हूँ। और मुझे ये पता है यदि मटेरियल सेम है तो आपके पास मोबिलिटी भी सेम होगी और जो करंट डेंसिटी होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ है ना, और करंट डेंसिटी में आप लिख सकते हो करंट अपॉन एरिया, तो करंट अपॉन एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया। हाँ है ना, तो आप कर क्या रहे हो, आप एरिया को A/4 कर रहे हो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डबल कर रहे हो। तो बेसिकली करंट क्या होगी, करंट हमारे पास पहले के रिस्पेक्ट में आधी आ जाएगी, तो हमारे पास करंट पहले के रिस्पेक्ट में आधी आ जाएगी। हाँ है ना, पहले के रिस्पेक्ट में करंट आधी आ जाएगी, VA/2 यहाँ देख लो। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या आएगा VA। तो इस तरीके से करंट आधी होगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास वायर के अंदर फ्लो होने वाली करंट गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी गिवन है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है। तो करंट का फॉर्मूला आपको पता होगा इस फॉर्मेट में, NEAVD। तो हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, करंट डिवाइड बाई NEA। अब करंट कितनी भी दी है इन्होंने 4 और स्मॉल n की वैल्यू 10⁻28। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है विच इज़ 1.6 × 10⁻−19। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 10⁻−8। सारा डाटा अपन पुट करते हैं तो यहाँ पे नीचे ये 10⁻−8 -19 ये कैंसिल आउट होके 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 × 1.6 दैट इज़ 16। तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 बोले तो 0.25 मीटर पर सेकेंड। हाँ है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम थी, बस डायरेक्ट फार्मूले में पुट करना था। ये फार्मूले यदि आप भूल जाते हो तो आप बहुत जल्दी डिराइव भी कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपने बहुत सही किया। ये 10th वाली प्रॉब्लम के अंदर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए बोला है
और एक सिचुएशन गिवन है कि हमारे पास एक थिक सेल है जिसकी इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, मैंने यहाँ डायग्राम में बना रखा है, ठीक है, और पूरे मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो, ये आपको गिवन है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो आप इनर और आउटर के बीच में। यदि आप पोटेंशियल इनर और आउटर सरफेस के बीच में अप्लाई करोगे तो करंट आपके पास रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड फ्लो होगी, यानी करंट का जो भी फ्लो होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो मैं सेंटर से आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ ले लेता हूँ। तो यदि मैं इस डी आर विड्थ की बात करूँ तो इस डी आर विड्थ से आपके पास, इस डी आर विड्थ पे मैं मान सकता हूँ कि जो एरिया होगा एलिमेंटल, ये जो एरिया होगा सरफेस एरिया, वो बेसिकली इस छोटे से विड्थ के अंदर ऑलमोस्ट एक जैसा होगा, 4πr², और इसकी विड्थ कितनी है, डी आर। तो यहाँ से जो आपके पास करंट पास हो रही है, मान लो आई करंट पास हो रही है, ठीक है, तो करंट रेडियल डायरेक्शन में पास हो रही है, तो डी आर बेसिकली लेंथ होगा। तो इस छोटे से पार्ट के लिए मैं एलिमेंटल रेजिस्टेंस डी आर लिख सकता हूँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना ρl/a, तो यहाँ लेंथ का काम करेगा डी आर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में लेंथ लेते हैं ना, और करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया होता है तो 4πr², ये हमारे पास आ जाएगा एरिया। अब आप अलग अलग डी आर की पोजीशन देखते हो तो सारे रेजिस्टेंस हमारे पास कहीं ना कहीं सीरीज़ में आ रहे होंगे, सारे रेजिस्टेंस किस में आ रहे होंगे, सीरीज़ में आ रहे होंगे, और सीरीज़ के अंदर जो आर इक्विवेलेंट होता है वो सारे डी आर के एडिशन के इक्वल होता है। तो मैं सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ρ/4π ये हमारे पास बाहर रह जाएगा, 1/r² डी आर। लिमिट की बात करें तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, ए से बी तक वेरी करेगी, और 1/r² का इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, r की पावर -2, r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, r की पावर -1/-1। लिमिट हमारे पास a से b, ρ/4π, लिमिट पुट करेंगे तो आएगा -1/b माइनस माइनस प्लस 1/a। इस फॉर्मेट में आंसर दिया तो ठीक है, नहीं तो अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रो नीचे हमारे पास बन जाएगा 4πab, और ऊपर हमारे पास बन जाएगा b - a, ये बनेगा b - a। तो अब चेक कर लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस है अपन कैसे देखा है आपने समझ गए होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, R=ρl/a, ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते अपन। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ आपके पास एरिया एक जैसा नहीं है, इस वजह से मैं डायरेक्ट इसे अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। इस टाइप की काफ़ी प्रॉब्लम अपन ने डिस्कस की होगी, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग ओम्स लॉ, है ना, तो आप इसे और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 10 एक और तरीके से आप सोच सकते हो, यहाँ पे मान सकते हो कि लेट्स सपोज एक आई करंट पास हो रही है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। यदि आई करंट पास हो रही है तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे आप करंट डेंसिटी ऐसे लिख सकते हो, करंट डिवाइड बाई एरिया 4πr², और सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाई करंट डेंसिटी, राइट। अब यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कीजिए, और ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई करंट, यही आपका रेजिस्टेंस होगा, और इस इक्वेशन से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। आंसर वही आएगा जो पहला आया है, बस ये देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। एक वायर गिवन है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा नहीं है, एक बैटरी अप्लाई कर रहे हो, बैटरी अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ ये वाला फेस
और इस फेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है। और इसकी वजह से एक करंट फ्लो होगी इधर के डायरेक्शन में, और ये जो करंट होगी ये बेसिकली हर जगह एक जैसी रहनी चाहिए। तो आप थ्रू आउट द लेंथ देखोगे तो करंट क्या रहेगी, एक जैसी। तो करंट के बारे में बोला कि करंट रिमेन सेम, बिल्कुल सही बात है। यदि करंट एक जैसी है तो करंट डेंसिटी आपके पास क्या होती है, वो आती है करंट डिवाइड बाई एरिया। तो जैसे सब ए से बी की तरफ जाते हो, एरिया बढ़ता है, तो आप बोल सकते हो करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। और आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी, हाँ है ना। तो आप पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती रहेगी, ठीक है। और जो इवन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे, तो आप पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा। इस तरीके से ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। किसी ने यदि फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक किया है तो उसको -4 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा बाकी इन तीनों में से यदि एक आध मिस किया है तो उसके अकॉर्डिंग फिर पार्शियल मार्किंग हो जाएगी, और तीनों सही किए तो +8 मार्किंग हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे एक सिमिलर प्रॉब्लम ऊपर आ चुकी है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर ही मान लीजिए, एक स्पेरिकल सेल मानिए जिसकी इनर रेडियस a और आउटर रेडियस b, और बीच का जो मीडियम है वो बेसिकली रेजिस्टिविटी रो के साथ फिल है। और यहाँ पे बोला है कि इनर और आउटर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जा रहा है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है v, यानी कि आपको v की टर्म्स में आंसर चाहिए, ठीक है। और यदि यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करोगे तो करंट बेसिकली रेडियली आउटवर्ड फ्लो होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये जो रेडियली आउटवर्ड करंट फ्लो होगी या इनवर्ड, जो भी रेडियल डायरेक्शन में करंट होगी, ये करंट आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। करंट ना पूछ के उन्होंने करंट डेंसिटी पूछा। एक बार करंट मिल जाए तो करंट डेंसिटी भी आ जाएगी, राइट। और इस करंट डेंसिटी से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आसान है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने बोला कि गिवन है। तो हम उल्टी अप्रोच करेंगे, मान लेते हैं ये करंट है, तो सेंटर से r डिस्टेंस पे करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो करंट डेंसिटी हो जाएगी I/4πr²। ये सेंटर से r डिस्टेंस पे करंट डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। I हमें अब तक पता नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से r डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाई करंट डेंसिटी। वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा ρI डिवाइड बाई 4π मल्टीप्लाई बाई 1/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए रेडियल डिस्टेंस r। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, जिसको यहाँ पे V लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन से आ जाएगा, ठीक है। लिमिट b टू a, अब माइनस का साइन लगा होगा तो लिमिट a टू b हो जाएगी, ठीक है। ये ρI/4π ये कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/r। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास हो जाएगा ρI डिवाइड बाई 4π -1/b माइनस माइनस प्लस 1/a, ये बन जाएगा आंसर। इस फॉर्मेट में नहीं, मैं एलसीएम लेके ऐसा लिख सकता हूँ, रेजिस्टिविटी रो करंट I/4π, यहाँ पे नीचे एलसीएम आ जाएगा AB, ऊपर आपस बनेगा -a + b, ठीक है। तो करंट I कितनी आ गई, करंट I को लिख सकते हैं अपन 4π AB डिवाइड बाई रेजिस्टिविटी B - a। अब देख लो भाई, ये करंट की एक्सप्रेशन आ गई, और करंट डेंसिटी चाहिए थी आपको सेंटर से r डिस्टेंस पे, तो करंट डिवाइड बाई 4πr² करेंगे, AB/r²
रो बी माइनस ए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है, आपको से पोटेंशियल वी। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है करंट डेंसिटी से। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेजिस्टिविटी से मल्टीप्लाई करके, तो नीचे वाला रेजिस्टिविटी कैंसिल आउट हो जाएगा, पोटेंशियल मल्टीप्लाई ए बी डिवाइड बाई आर स्क्वायर बी माइनस ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये 10th वाली प्रॉब्लम ही है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। वहाँ हमसे रेजिस्टेंस पूछा है, या इन्होंने करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपसे सही हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे एक अगेन वायर दिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा नहीं है और दोनों एंड के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, यानी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे हो। यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे हो तो यहाँ पे जो करंट पास हो रही है वो थ्रू आउट द लेंथ हर जगह करंट एक जैसी होगी। और जैसे आप यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट पे बात करते हो, ए और बी दो अलग अलग जगह पे बात करते हो, तो बी पे बेसिकली जो एरिया है ना बी पे वो ज़्यादा है कंपेयर टू एरिया एट ए, तो जो डेंसिटी होगी बी पे वो कम होगी कंपेयर टू डेंसिटी एट ए। सही बात है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी बी पे वो कम होगी कंपेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट ए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बी पे कम होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ये सारा नज़ारा, ये वैसे ऊपर एक और प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है, यहाँ एक पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो है आपके पास ये क्या है, थर्मल पावर डेंसिटी। ये थोड़ी नई चीज़ सुन रहे होंगे आप। जब करंट पास होती है तो आपके पास वायर गर्म होता है और ये वायर बेसिकली ये एनर्जी कंज्यूम करता है इन फॉर्म ऑफ हीट। और जो पावर होती है उस पावर के आपने 10th क्लासेज में कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, I²R, V²/R या V मल्टीप्लाई बाई आई, आपकी मर्ज़ी से कोई सा भी यूज़ करो। मैं सजेस्ट करूँगा आप इस फॉर्मूले के बारे में सोचिए। आपसे पावर नहीं पूछा है, पावर डेंसिटी पूछा है, यानी कि यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है कितनी पावर कंज्यूम होगी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यदि आप एक छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम ले रहे हो dV, तो उस पर जो पावर कंज्यूम हो रही है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सेगमेंट ले लूँ, यहाँ कहीं भी एक, तो इस छोटे से सेगमेंट में कितनी पावर कंज्यूम होगी वो बात करते हैं। तो इस छोटे से सेगमेंट में जो पावर कंज्यूम होगी वो मैं लिख सकता हूँ करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई इस एलिमेंटल पार्ट का रेजिस्टेंस, तो इसे एलिमेंटल रेजिस्टेंस लिख देता हूँ DR। और ये एलिमेंटल पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है मल्टीप्लाई भी एलिमेंटल लेंथ dx, ऐसे लिख सकते हैं। और जो आपके पास एलिमेंटल रेजिस्टेंस है उसे लिख सकते हो रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाई एलिमेंटल लेंथ डिवाइड बाई एरिया, तो ये बन जाएगा एरिया स्क्वायर, dx कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और जो Q आ रहा है वो कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा J² मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टिविटी। अब थ्रू आउट द वायर आपके पास रेजिस्टिविटी एक जैसी है, तो Q इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J, करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसा आप A से B की तरफ जाओगे ये Q आपके पास डिक्रीज होगा, Q की वैल्यू A पे ज़्यादा होगी कंपेयर टू B। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, सेकंड और थर्ड नहीं हो सकते, और फोर्थ वाला भी सही है। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे फर्स्ट एंड फोर्थ। उम्मीद करता हूँ आपने इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया।